हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जितने भी अभ्यर्थी 2025 में एमएड कोर्स करना चाहते हैं CSJMU से, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से, तो वो यहाँ से एमएड कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर हम लोग व्यापक तरीके से बातचीत करेंगे, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक, हम बात करेंगे कि फॉर्म डेट कितने से कितने तारीख तक रहती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है एमएड के लिए आवेदन करने की, टोटल सीट कितनी है कैंपस में, कोर्स फीस कितनी लगती है कैंपस के अंदर एमएड की, एग्ज़ाम डेट क्या होता है, इंट्रेंस का एग्ज़ाम डेट क्या होता है, और इंट्रेंस के लिए क्या कुछ पढ़ना होगा, कैसे तैयारी करनी होगी, तो सिलेबस पे भी बातचीत करेंगे। कब तक यूनिवर्सिटी काउंसलिंग करा देती है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इमेज आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की इमेज है, प्रोफेसर विनय कुमार पाठक इनका नाम है, तो आप देख सकते हैं। जितनी चीज़ें हम बात करेंगे वो हम इस आधार पे करेंगे कि पिछले साल 2024 में किस प्रकार से CSJMU ने एमएड का एंट्रेंस कराया था, तो उसी के डेटा को लेकर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी उनका एमएड का पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कह लीजिए या फिर प्रॉस्पेक्टस कह लीजिए, वो जारी नहीं हुआ है। ठीक, उन्होंने एक एडमिशन वाउचर खाली जारी किया है, जिसमें अभी एमएड को लेकर काफ़ी डिटेल में जानकारी नहीं दी गई है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। न तो एमएड का 2025 का एंट्रेंस जो होगा उसका सिलेबस भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो पिछले साल कैसे कैसे हुआ था, क्या चीज़ें रही थी, उस आधार पर हम आपको जानकारी देंगे। कल ही हमारी बात हो रही थी आपके एमएड के जो कोऑर्डिनेटर हैं CSJMU के इस साल जो एमएड एंट्रेंस होना है, तो जिन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया गया है प्रोफेसर गोपाल कुमार राय सर को, तो उनसे मेरी कल बात हुई, तो उन्होंने बोला कि अप्रैल के मिड तक यानी 15 अप्रैल तक एक डिटेल वाउचर रिलीज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक डिटेल वाउचर कह लीजिए या फिर प्रोस्पेक्टस कह लीजिए, वो रिलीज किया जाएगा। ठीक, जिसमें एमएड कोर्स की डिटेल जानकारी होगी, उन्होंने बोला है। तो और एमएड का जो सिलेबस भी है एंट्रेंस का 2025 का, वो भी 15 अप्रैल तक ही रिलीज हो जाएगा। वो आपके प्रोस्पेक्टस में ही, इसी प्रोस्पेक्टस में ही सारा कुछ डिटेल जानकारी रहेगी। ठीक, तो ये चीज़ है। तो आज जो हम बात करेंगे वो पिछले साल के आधार पे हम करेंगे कि पिछले साल कैसे कैसी चीज़ें रही थी। तो देखिए, जो फॉर्म डेट है, फॉर्म डेट पिछले साल क्या रही थी, पिछले साल फॉर्म डेट रही थी 15 अप्रैल को फॉर्म आ चुका था, और 15 मई तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है। तो अभी क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटी पे फॉर्म डेट शो नहीं हो रहा है, तो अभी आप कुछ दिन रुक जाइए। अभी एमएड का अलग से प्रोस्पेक्टस या बाउचर कह लीजिए वो रिलीज होगा, उसमें फॉर्म डेट वगैरह सारा दिया रहेगा, तो आप फॉर्म भरिएगा। ठीक, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो डेट फॉर्म भरने की क्या थी पिछले साल, 15 अप्रैल से 15 मई तक, और ये डेट एक्सटेंड भी हुई थी, 20 मई तक एक्सटेंड हो गई थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 20 मई तक फॉर्म भरने की डेट बढ़ गई थी, तो 5 दिन और फॉर्म भरने की डेट बढ़ गई थी। अगर आप CSJMU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी खुद से वेरीफाई करना चाहते हैं, लाइक एमएड की सीट कितनी है, फीस कितनी लगती है, प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से एफिलेटेड हैं इससे, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, तो वो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू विजिट करके देख सकते हैं। चाहे जब भी आप यहाँ से फॉर्म भी भरेंगे एमएड का, तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको फॉर्म भरना है। कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि फॉर्म कैसे भरना है, तो उसी तरीके से फॉर्म को आपको भरना होता है। यहाँ पे जो एमएड कोर्स है, मास्टर ऑफ एजुकेशन जिसका पूरा नाम होता है,
वो 2 साल 4 सेमेस्टर का है, 50 प्लस यानी कि 55 टोटल सीटें हैं, 55 सीटें हैं। और यहाँ पे अगर आप एमएड कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। टीचर ट्रेनिंग कोर्स में या तो आपने बीएड कर रखा होना चाहिए, या तो फिर बीएलएड, या फिर बीए बीएड, या बीएससी बीएड, या फिर इसके समकक्ष कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपके पास होना चाहिए, या तो फिर आपने डीएलएड जिसे कि बीटीसी कहते हैं उसके साथ ग्रेजुएशन कर रखा है, तो भी आप एमएड एंट्रेंस परीक्षा में बैठ सकते हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग कोर्स चाहे ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी ने बोला है, ठीक। और इससे थोड़ा बहुत कम भी रहेगा, अगर आप एससी एसटी हैं तो चल जाएगा। 5% रिलैक्सेशन पहले आपको यहाँ पे दिया जाता था, तो अभी भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत वैसी है नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो फीस है 12,000 रुपये 1 साल की फीस है, ठीक ना। 12,200 रुपये पिछले साल लगी थी, तो 12,000 के अराउंड में फीस 1 साल की है। 2 साल की 24,000 रुपये हो जाएगी। और यहाँ पे जो आपको एमएड में प्रवेश दिया जाता है वो एंट्रेंस परीक्षा, एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से कंडक्ट किया जाता है कि एंट्रेंस, उसी के थ्रू आपका प्रवेश लिया जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब क्या है कि पेपर पैटर्न क्या होगा एंट्रेंस का। तो पेपर पैटर्न होगा एंट्रेंस का, आपका जो पेपर मीडियम होगा बाइलैंगुअल होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 30 होगी। कितनी? 30 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से जो लिखित परीक्षा होगी वो आपका 60 नंबर का होगा, ठीक। ये चीज़ है। प्रश्नों का जो प्रकार होगा वो एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग इन प्रश्नों में 0 रहेगी, ठीक। और इसके बाद आपका 60 नंबर का लिखित परीक्षा होगा, और 40 नंबर का क्या होगा, आपका साक्षात्कार होगा, जिसे कि आप अंग्रेजी में इंटरव्यू बोलते हैं, ठीक। 40 नंबर का साक्षात्कार रहेगा। जिस दिन आपका पेपर होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसी के कुछ घंटों बाद आपका साक्षात्कार भी लिया जाएगा, जहां पे आपका परीक्षा सेंटर रहेगा। तो 60% वेटेज लिखित परीक्षा का होता है और 40% वेटेज इंटरव्यू का होता है। दोनों में आप जितना नंबर लाएंगे उसको टोटल किया जाएगा, और उसी के आधार पे मेरिट बनता है और आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एग्ज़ाम पिछले साल कराया गया था 29 मई 2024 को। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्ज़ाम की तिथि 29/5/2024। 10 से 11 के बीच में 1 घंटा आपको दिया गया था लिखित परीक्षा के लिए, जिसमें कि 60 नंबर के प्रश्न आए थे, 30 प्रश्न आए थे। और ये प्रथम चरण में आपका हुआ था। और जहाँ पे आपका परीक्षा होता है वो आपका CSJMU का ही अपना कैंपस होता है, शिक्षा विभाग, स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन परिसर में आपका ये एग्ज़ाम कराया जाता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। द्वितीय चरण में आपका इंटरव्यू लिया जाता है। जैसे कि 10 से 11 आपका पेपर हुआ, तो आधे घंटे का ब्रेक देके 11:30 बजे से प्रारंभ किया जाता है साक्षात्कार, जो 40 नंबर का होता है, ठीक। तो ये चीज़ है। तो 40 + 60 टोटल 100 हो जाते हैं। दोनों में आप जितना नंबर लाएंगे उसको जोड़ा जाएगा, और उसी के आधार पर जिसका सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा उसको यूनिवर्सिटी मिलते जाएगी। तो इस आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाता है, एक लिस्ट जारी की जाती है। आपका पेपर हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद एक लिस्ट जारी की जाती है, और लिस्ट में आपको एडमिशन के लिए क्या किया जाता है, ऑफ़र किया जाता है, काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाता है, ठीक। और काउंसलिंग में जब आप जाते हैं तो 12,200 रुपये देकर आप अपना एडमिशन सुनिश्चित करा लेते हैं, ठीक। और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कराया जाता है और ये जो इंटरव्यू वगैरह होता है, ये सिर्फ 55 सीटों के लिए ही होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कौन सी 55 सीटें? जो आपके कैंपस में हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। पिछले साल का आप वाउचर उठा के ध्यान से पढ़ सकते हैं। फॉर्म फीस कितनी लगती है? तो फॉर्म फीस लगभग, अगर आप जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 1250 रुपये लगने की संभावना है। और अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं तो 1000 रुपये आपके फॉर्म फीस लग सकते हैं, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर।
इसके बाद काउंसलिंग के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो पिछले साल काउंसलिंग 31 मई 2024 को कराया गया था और 10:30 बजे से आपको बुलाया गया था सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर, जो कि एडमिशन के समय लगते हैं। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत जारी किया हुआ। तो उसके साथ आप जाएंगे 10th 12th ग्रेजुएशन, टीचर ट्रेनिंग कोर्स, इन सभी की मार्कशीट आपको साथ में ले जानी होगी। तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप 12,200 रुपये लेकर आपको वहाँ पे पहुँचना होता है कलरफुल फ़ोटो के साथ। काउंसलिंग जो स्थल होता है वही आपका शिक्षा विभाग होता है, स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के ही कैंपस में काउंसलिंग भी होगा, आपका परीक्षा भी होगा और बाद में आपको वहाँ पे पढ़ना भी होगा। इतनी चीज़ें क्लियर। तो जो एंट्रेंस आपका होता है वो 55 सीटों के लिए कराया जाता है। इसके बाद आपके 1-2 कॉलेज हैं जिन्हें बताया जाता है कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे फीस बहुत कम लगती है। जितनी फीस आपकी कैंपस में लगती है उससे थोड़ा बहुत बढ़ा के यहाँ पे लिया जाता है, तो मतलब कम ही लगती है। वो 2 कॉलेज आपके ये हैं, एक आप देख सकते हैं KN 18, ANDNNM महाविद्यालय कानपुर एडेड, यहाँ पे भी 50 सीटें हैं एमएड की। ठीक, कितनी सीटें हैं? 50 सीटें हैं आपके एमएड कोर्स की। ठीक ना, यहाँ पे देखिए एमएड है, एमएड की 50 सीटें हैं। फिर इसके बाद एक आपका है डी, एक सेकेंड, हाँ ये तो है ही आपकी एक, इसको एक आप ये तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो मेन 2 कॉलेज में बता रहा था वो ये हैं। ठीक, नीचे हैं ये नीचे वाले। एक है आपका DWT कॉलेज कानपुर जिसमें 50 सीटें हैं, जो कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, यहाँ पे गवर्नमेंट सीट है एमएड की। और ANDTT कॉलेज सीतापुर में भी एमएड की 50 सीटें हैं, यहाँ पे भी गवर्नमेंट एमएड की सीटें हैं। बाकी ये जो कॉलेज देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी एमएड है और कॉलेज भी एडेड हैं, लेकिन आपको कॉलेज में जाकर संपर्क करना होगा, पता लगाना होगा कि यहाँ पे एमएड की सीटें सरकारी हैं या नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे कई कोर्सेस हैं। तो हो सकता है वो कोर्सेस सरकारी पैसों से मतलब सरकारी होंगी और बाकी जो एमएड होगा वो आपका सेल्फ फाइनेंस होगा। तो एक बार आपको इन कॉलेज में विजिट करके पता लगाना होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जारी नहीं की गई है। कॉलेज का आप नाम देख सकते हैं, तिलक महाविद्यालय, चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज इटावा, BSSD कॉलेज कानपुर, प्रोफेसर HN मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ANDNNM महाविद्यालय कानपुर। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं, लेकिन यहाँ पे एमएड सरकारी है कि नहीं ये चीज़ आपको एक बार पता लगानी होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोर्स हैं। तो हो सकता है वो एडेड होंगे, बाकी एमएड सेल्फ फाइनेंस होगा। तो ये चीज़ आप पता कीजिएगा। बाकी जो आप एंट्रेंस का फॉर्म भरेंगे, जो एंट्रेंस का यहाँ से फॉर्म भरेंगे, तो आप 55 सीटों के लिए फाइट करेंगे। 55 सीटों के लिए क्या करेंगे? फाइट करेंगे। और कौन सी 55 सीटें? जो CSJMU के कैंपस में है, CSJMU के कैंपस में है, स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन विभाग जो है आपका उसमें है। ठीक, तो उसके लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और अगर आप अच्छा नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। पिछले साल इन्होंने लिखित परीक्षा भी ली थी, इंटरव्यू भी लिया था। इस साल देखते हैं क्या लेते हैं, लेकिन ऐसा ही पिछले साल जैसा ही प्रोसेस रहेगा, कुछ बदलना नहीं चाहिए। बाकी बदलता भी है तो आपको सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी है। जैसे जैसे जो अपडेट यहाँ से आता जाएगा वो चीज़ सारी हम आपको बताते रहेंगे। ठीक, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखना है। इसके बाद हम आपको सिलेबस बता देते हैं कि यहाँ से अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं एमएड के लिए तो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना होगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ ये जो सिलेबस है ये CSJMU ने ही जारी किया था पिछले साल एमएड एंट्रेंस के लिए। तो यही सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस नहीं बदलता है। ठीक, पेपर पैटर्न भले थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन सिलेबस नहीं चेंज होता है। तो आपको आंख बंद करके यही चीज़ पढ़ाई यहाँ से यहाँ के लिए करनी है। 4 यूनिट टोटल आपके हैं, तो 4 यूनिट में अलग अलग सेक्शन हैं। तो वो सारे सेक्शंस को आपको ध्यान में रखते हुए क्या करना है? तैयारी करनी है।
यूनिट 1 जो है उसमें आपको पढ़ना है फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो इसमें आपका सोशोलॉजी वाला पार्ट रहेगा और फिलॉसफी वाला पार्ट रहेगा। दोनों के पर्सपेक्टिव से आपको एजुकेशन को पढ़ना होगा, शिक्षा को पढ़ना होगा। ठीक, इसमें ये टॉपिक आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इन टॉपिक के बारे में चर्चा कर सकता हूं, मैंने पहले भी कई दफ़ा किया हुआ है, लेकिन चलिए जल्दी जल्दी आपको बताते चलते हैं। ठीक, जो सबसे पहला सेक्शन ए है उसमें आपको एजुकेशन एंड फिलॉसफी पढ़नी है, और इसमें आपको एजुकेशन का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर और एम ऑफ एजुकेशन को पढ़ना है। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनके बारे में पढ़ना है। एक घर किस प्रकार से बच्चे को शिक्षित करता है, वो भी एक शिक्षा की एजेंसी है, इसको आपको पढ़ना है। स्कूल भी एजेंसी ऑफ एजुकेशन में आता है, सोसाइटी आता है, तो इन सभी को पढ़ना है। सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड हैं इसी चैनल पे। आप मुझसे कमेंट में लिंक मांग सकते हैं किसी भी टॉपिक का, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। और एडमिन वाला नंबर मेरा है। ठीक, एडमिन वाला नंबर मेरा है। मुझे पर्सनली मैसेज करके आप बताइएगा कौन सा टॉपिक का सेशन आपको नहीं मिल रहा है, क्लास नहीं मिल रही है, तो मैं उसका लिंक आपको शेयर वहाँ पे कर दूँगा। मास मीडिया और सोशल मीडिया के बारे में आपको पढ़ना होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ना होगा कि ठीक, शिक्षा के दर्शन का क्या महत्व होता है। मेजर फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन, जो मुख्य शिक्षा के दर्शन हैं, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, ये आपको पढ़ने होंगे। फिर इसके बाद एजुकेशनल थिंकर्स को पढ़ना होगा कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा शिक्षा के सिद्धांतों को डेवलप करने में। तो सबसे पहले आपको महात्मा गांधी जी का बेसिक शिक्षा पढ़ना होगा, जो वर्धा में हुआ था 1937 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ना होगा, शांति निकेतन। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना होगा कि उनका शिक्षा दर्शन क्या है, मैन मेकिंग एजुकेशन। जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन पढ़ना होगा। फ्रोवेल का शिक्षा दर्शन पढ़ना होगा कि कैसे खेल पद्धति से बच्चों को पढ़ाया जाता है। मॉन्टेसरी महोदय के बारे में भी पढ़ना होगा, इनका शिक्षा दर्शन क्या है। ठीक, इसके बाद आपको कल्चर यानी कि संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन के बारे में भी पढ़ना होगा कि संस्कृति किसे कहते हैं और सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। इससे रिलेटेड भी लेक्चर अपलोड है। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट, डायमेंशन ऑफ कल्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन, की संस्कृति और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है, स्पेशल रेफरेंस टू कंजर्वेटिव एंड क्रिएटिविटी रोल्स। ठीक, ये चीज़। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज आप पढ़ेंगे। फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, की सामाजिक परिवर्तन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। रोल ऑफ एजुकेशन और सोशल चेंज, दोनों में क्या संबंध है, ये चीज़ भी हम देखेंगे। ठीक, कि सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा की क्या भूमिका होती है। फिर इसके बाद जो आपका यूनिट 2 है, पूरा साइकोलॉजी वाला पार्ट है। इसे मैंने CUET PG के लिए पूरा पढ़ाया हुआ है, जितने टॉपिक हैं पूरा पढ़ाया हुआ है और बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है। एक प्लेलिस्ट में आपको सारा मटेरियल ये वाले पोर्शन का मिल जाएगा। ठीक, एक प्लेलिस्ट में, और उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी। लिखा होगा CUET PG एमएड एंट्रेंस थ्योरी प्लेलिस्ट, PYQ प्लेलिस्ट, प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट, तो तीनों को ही देखिएगा। ठीक, साइकोलॉजी वाला पोर्शन में, उसमें मैंने साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाया हुआ है, लर्निंग पढ़ाया हुआ है, लर्निंग के ये सारे थ्योरीज आपको पढ़ाए हुए हैं, मोटिवेशन पढ़ाए हुए हैं, तो एक एक आपका पॉइंट पढ़ाया हुआ है। ठीक, तो वो आप देख लीजिएगा। और इसके बाद इंटेलिजेंस के बारे में भी मैंने अभी पढ़ाया हुआ है। नेचर, मीनिंग, क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ IQ भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एक बार आप पढ़िएगा। ये तीनों प्रकार के टेस्ट हमने आपको पढ़ाए हैं। 2 फैक्टर थ्योरी भी मैंने आपको बताया है, मल्टी फैक्टर थ्योरी बताया है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट भी बताया है, और ये मैं आपको भी और विशेष व्यापक तरीके से बताऊँगा एक एक थ्योरी। अभी
मतलब कि कुछ यूनिवर्सिटी और हैं उत्तर प्रदेश की, तो उनके बारे में मुझे कुछ सेपरेट वीडियो बनाने हैं सबसे रिलेटेड। उसके बाद आपकी एमएड एंट्रेंस की क्लासेस मैं शुरू कर दूंगा, तो जितना भी टॉपिक बचा है वो सारा मैं करा दूंगा। ठीक, पर्सनालिटी को पढ़ाना अभी बाकी है, तो वो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक, पर्सनालिटी से संबंधित जितना भी उसमें है, चाहे फिर आलपोर्ट की थ्योरी हो, कैटल की थ्योरी हो, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी हो, एनालिटिकल थ्योरी, फैक्टर थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, टाइप थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, सारा मैं आपको टॉपिक कवर करा दूंगा। यूनिट 3 आपका जो है वो है एजुकेशन इन एंशिएंट, कि प्राचीन में कैसे शिक्षा थी और मध्य भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग, तो उसमें आपको वैदिक पीरियड पढ़ना है, ब्रिटिश शासन में शिक्षा कैसी थी, मध्यकाल में शिक्षा कैसी थी, ये देखेंगे। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, डिटेल्ड स्टडी ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क डॉक्यूमेंट्स, कि जब ब्रिटिशों का हम पर गवर्नेंस था, जब हम पर वो रूल कर रहे थे, तो उस समय एजुकेशन से संबंधित कैसी कैसी गतिविधियां हुई और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा जारी किए गए, कैसे कैसे नियम बनाए गए, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो उसमें आपको जो जो पढ़ना है, मैकाले के बारे में पढ़ना होगा, मैकाले मिनट्स क्या है, एडम्स रिपोर्ट क्या है, उनके रिकमेंडेशन क्या थे, वुड का डिस्पैच क्या था, रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, हंटर कमीशन 1882 पढ़ना होगा, लॉर्ड कर्जन का एजुकेशनल पॉलिसी क्या थी, एसेंशियल फीचर ऑफ सैडलर कमीशन आपको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, गांधी जी का 1937 में जो था वो हम आपको पढ़ाएंगे। सार्जेंट रिपोर्ट भी हम आपको इसमें पढ़ाएंगे। ठीक, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, ठीक, जब भारत को आज़ादी मिल गई तो उसके बाद कौन कौन से शिक्षा से संबंधित आयोग थे, समितियां थी या फिर पॉलिसी थी, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन पढ़ना होगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा दिया गया था, वही इसके अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद द सेकेंडरी एजुकेशन कमिश्नर, कमीशन जिसे हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं, जो 1952 से 53 के बीच में आया था, वो पढ़ना है। कोठारी आयोग पढ़ना है। और एनईपी आपको पढ़ना है, 1968, 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 क्या था। और एनसीएफ आपको पढ़ना है 2005, मैंने पहले से भी ये पढ़ाया हुआ है एनसीएफ। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आपको पढ़ना है। तो इसमें से बहुत सारे टॉपिक तो मैंने बहुत पहले कई बार पढ़ा चुका हूँ मैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, तो सारे प्लेलिस्ट को आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक, मोस्टली जितने टॉपिक हैं उसके सेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एजुकेशन, कि प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है इंडियन एजुकेशन का, उसमें आपको पढ़ना है। सबसे पहला जो सेक्शन है प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एजुकेशन, जिसमें कि आपको बताना है कि प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन का क्या स्वरूप है, अभी सेकेंडरी एजुकेशन का क्या स्वरूप है, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा का क्या स्वरूप है, शिक्षक शिक्षा का क्या स्वरूप है, एडल्ट एजुकेशन के लिए क्या व्यवस्था है, डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन एजुकेशन के लिए क्या जाल बिछाया गया है, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन की क्या पैटर्न दिखने को मिलता है, नेशनल एंड स्टेट एजेंसीज फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ क्वालिटी, शिक्षा की गुणवत्ता को चेकआउट करने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए जो संस्थाएं हैं, एनसीईआरटी, एनसीटीई, नैक, एससीईआरटी, डायट, वो कैसे कार्य करती हैं, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक, क्या क्या चैलेंजेज इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सामने है वो भी हम पढ़ेंगे। हमें एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करना है, करने के लिए बहुत सारी अभियान भी चलाए गए, जैसे एसएससी सर्व शिक्षा अभियान, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। वोकेशनलाइजेशन भी हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में था कि कैसे हम सेकेंडरी एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन को भी इम्प्लीमेंट कर दें, तो उसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे। जब आपको राष्ट्रीय सेकेंडरी शिक्षा आयोग जो आपका था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, उसमें उससे रिलेट करके ये चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए नीचे है भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये आपका वोकेशनल एजुकेशन से ही संबंधित था। और प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स 3 क्या है,
फिर इसके बाद डिटेरिएशन इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। यूनिट 4 फिर आ जाते हैं, यूनिट 5 आ जाते हैं। यूनिट 5 में है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यूनिट 5 है, सॉरी, ठीक, मैंने यूनिट 4 शुरू में बोला था। तो टोटल 5 यूनिट हैं, ठीक। 5वें यूनिट में क्या है, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित टॉपिक हैं, उनको पढ़ना है। सबसे पहले हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को देखेंगे क्या होता है। फिर इसके बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम अप्रोच, तीनों को हम पढ़ेंगे। और इसके बाद वेरियस फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे, जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के फॉर्म्स, टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, तो इनको हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंप्यूटर सह अनुदेशन जिनको बोलते हैं, वो हम देखेंगे। ई लर्निंग क्या होता है, वो हम देखेंगे। जैसे अभी हम लोग पीडीएफ से हम जो पढ़ते हैं, तो वो क्या है, ई लर्निंग का ही उदाहरण है, ठीक। तो उस प्रकार से टीचिंग को देखेंगे, और टीचिंग के अलग अलग जो मॉडल हैं वो भी हम देखेंगे। जेरोम ब्रूनर का जो आपका मॉडल है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। फिर इसके बाद प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, लीनियर ब्रांचिंग, मैथलेटिक्स, ये हम देखेंगे। फिर वर्चुअल क्लासरूम का कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, ये चीज़ें भी हम देखेंगे। तो आज के इस सेशन में हमने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, तैयारी के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, ठीक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, तैयारी आज से ही शुरू करनी है, ठीक। जो 55 सीटें हैं कैंपस की, अगर वो आपको पाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। सबसे पहले आपको PYQ की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो PYQ आज से ही लगाना शुरू कर दीजिए। आपके यूनिवर्सिटी का भी PYQ मैं कराने की कोशिश करूँगा इस साल। फिर इसके बाद थ्योरी की क्लास की लिंक मिलेगी, थ्योरी के क्लास की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप साइकोलॉजी वाला पोर्शन पूरा पढ़ लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट भी आपको कराया गया है, तो प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। और इसके साथ साथ अलग अलग थ्योरी की क्लासेस हैं, तो उससे टॉपिक मैच कीजिएगा और अपना नोट्स बनाते रहिएगा। और जो टॉपिक का आपको लिंक नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, एडमिन वाले नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मुझे बताइएगा, ठीक। इसके साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप दोनों ही जगह ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। इतनी चीज़ें आप कर लीजिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। CSJMU से रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक अपडेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आती है तो हम उस पर वीडियो बना के, चाहे फिर टेलीग्राम पे PDF के माध्यम से हम आपको बताएंगे, ठीक। बाकी आप भी रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करते रहिए, और जैसे ही एमएड का अपना प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज किया जाता है, आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके बाकी जो सवाल होंगे वो कमेंट में आप पूछिएगा।